तो हेलो दोस्तों, आज से हम कवर करेंगे भारत का भूगोल। उसमें वन बाय वन सारे टॉपिक क्लियर होंगे आपको, जैसे भारत का भौगोलिक विस्तार और जितने भी नदी पहाड़ी वगैरह सारा क्लियर होगा। तो आज से हमारी पहली क्लास है। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिए, ताकि आपको सारे ऐसे टॉपिक की वीडियो वन बाय वन मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं भारत का भौगोलिक विस्तार को लेके। तो भारत का भौगोलिक विस्तार कितना है? पूरब से पश्चिम अगर हम बात करते हैं तो पूरब से पश्चिम हमारी लंबाई हो जाएगी कितनी? 29-33। और उत्तर से दक्षिण कितनी जाएगी? 32-14। तो हमें पता होना चाहिए कि पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण डायरेक्शन कौन सी है। तो चलिए हम मैप से थोड़ा समझते हैं। ये है हमारा मैप। तो इसमें दोस्तों आपको शायद पता ही होगा, अगर नहीं होगा तो मैं बता देता हूँ। जो ये वाली डायरेक्शन है, इधर वाली डायरेक्शन ये पूरब है, यानी ये पूरब, और ये पश्चिम, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो यानी अब हम बात करते हैं ये वाली पूरब से पश्चिम, ये पूरब से पश्चिम और ये उत्तर से दक्षिण। तो कहता है कि पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी हो जाएगी? पूरब से पश्चिम ये वाली डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन पूरब से पश्चिम है, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 29-33 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण ये वाली है, उत्तर से दक्षिण, तो इस ये वाली हो जाएगी 32-14 किलोमीटर। तो इसमें से आपको लंबी वाली कौन सी लग रही है? यानी इसमें से ये वाली लंबी है किसकी तुलना में? इसकी तुलना में। तो यानी अब आपको दिख भी रहा होगा कि इन दोनों लाइनों में लंबा कौन सा है? ये वाली लंबी है, तो ये ज़्यादा होनी चाहिए। तो 32-14 और ये 29-33। तो हमारी पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी? 29-33। और उत्तर से दक्षिण कितनी? 32-14। तो क्लियर दोस्तों? अगर पूछ लेगा कि भारत का भौगोलिक विस्तार पूरब से पश्चिम कितना है, तो 29-33। उत्तर से दक्षिण कितना है, तो 32-14। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है भारत का सबसे पूर्वी बिंदु क्या है? भारत का सबसे पूर्वी बिंदु तो क्या हो जाएगा? बलांगू, किविथु बलांगू। दोस्तों ध्यान देना, मैं मैप के माध्यम से दोबारा समझाऊंगा। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा? सर क्रीक, सर क्रीक, या इसको कहते हैं गुहार मोती, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो हमारा भारत का पूर्वी बिंदु कितना? किविथु बलांगू, अरुणाचल प्रदेश में। जो कि भारत का पश्चिमी बिंदु सर क्रीक, जो कि किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। आगे हम उत्तर का भी देख लेते हैं। अगर हम बात करते हैं कि भारत का उत्तरी बिंदु कितना हो जाएगा? उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा कॉल है। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, जो कि किस जगह है? ग्रेट निकोबार में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। इंदिरा पॉइंट का नाम है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कह देगा तो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार में। आइए थोड़ा सा मैप से चलते हैं कि किस किस स्थिति पर कौन कौन से बिंदु हैं। अभी मैंने बताया कि दोस्तों भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु ये वाला, इस साइड पूर्व है, ये हमारी पूर्व डायरेक्शन है। तो मैंने बताया था अरुणाचल प्रदेश में एक पूर्वी बिंदु, इस जगह हमारा एक पूर्वी बिंदु है। और उस जगह का नाम सबसे क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था वलांगू, वलांगू, या इसको क्या कहते हैं? किविथु, जो कि किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और वहीं मैंने पश्चिमी बिंदु की बात करी, इस जगह गुजरात में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सबसे पश्चिमी बिंदु तो सर क्रीक। अभी मैंने बताया दोस्तों आपको। इसको भी अन्य नाम क्या है? गुहार मोती इसका अन्य नाम हो जाएगा। तो हमारा पूर्वी बिंदु क्या हो जाएगा? बलांगू, किविथु। पश्चिमी बिंदु सर क्रीक या गुहार मोती। और ये इन दोनों के बीच की दूरी बताइए दोस्तों कितना? इन दोनों की यानी पूरब से पश्चिम की बीच की दूरी ये हो जाएगी हमारी कितनी? 29-33 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 29-33 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं उत्तरी बिंदु की। उत्तरी बिंदु यहाँ पर हमारा इंदिरा, जिसका नाम है क्या? इंदिरा कॉल। अभी मैंने आपको बताया इसका नाम है इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी दो चीज़ पूछेगा। एक तो होगा मुख्य भूमि का, ये तो ये वाला, और एक सिर्फ भारत का, तो ये वाला। देखो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, ये भी किसके अंतर्गत आता है? भारत के अंतर्गत। तो एक ये वाला हो गया मुख्य भूमि का, और एक सिर्फ भारत का। तो अगर मुख्य भूमि का कहेगा तो ये वाला पॉइंट जो है, अगर मुख्य भूमि की बात करें ये वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कन्याकुमारी। इसका नाम हमारा हो जाएगा कन्याकुमारी। लेकिन अगर बात करता है सिर्फ भारत की बात करेगा, तो ये वाले बिंदु की बात करेगा। इसका नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट।
इंदिरा पॉइंट इसका नाम हो जाएगा। अभी मैंने बात करी, और ये वाले बिंदु की अगर बात करें, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच की दूरी, तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी, अभी मैंने बताया कितना, 32-14 किलोमीटर। दोस्तों ये हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ ऐसे कह देगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो इंदिरा पॉइंट, भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी, क्योंकि देखो भारत से सटी हुई है, भारत की मुख्य भूमि का, लेकिन जो अंडमान निकोबार आता तो भारत के अंतर्गत है, लेकिन ये द्वीप समूह है, तो सिर्फ भारत का जो मुख्य भूमि का होगा ये वाले की बात कर रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कन्याकुमारी। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु तो इंदिरा कोल। क्लियर दोस्तों। आगे हमने अभी क्या क्या कवर किया, तो हमने कवर किया भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, सिर्फ भारत कह दिया। देखो अभी मैंने बताया ना, भारत अगर सिर्फ कहेगा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार में है। किस द्वीप का हिस्सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। और इंदिरा पॉइंट यानी इस इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या हैं, इस इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम क्या हो जाएगा, पिगमेलियन या पारसेक। तो आगे बात करते हैं, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हमने कवर किए, क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम पिगमेलियन और पारसेक। तो यह भारत का सबसे कौन सा बिंदु है, दक्षिणतम। तो इतना क्लियर दोस्तों। आगे हम बढ़ते हैं, कहता है कन्याकुमारी का अन्य नाम। पहली बात तो ये बताओ, कन्याकुमारी कहाँ का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, तो भारत तो है, लेकिन किसका, मुख्य भूमि का। मुख्य अगर भूमि की बात कर दे, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी का अन्य नाम पूछ देता है, इसको मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ। कन्याकुमारी का अन्य नाम, जो कन्याकुमारी का अन्य नाम क्या कहता है, अंतरा कुमारी अंतराद्वीप, ये ऐसे कहते हैं कैप कैमोरिन। और यह जो मुख्य भूमि का, भारत तो है, मुख्य भूमि का सबसे कैसा बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु। अब कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु। देखो यही आ गया क्या, कन्याकुमारी सबसे, लेकिन सिर्फ खाली दक्षिणतम बिंदु कहेगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो हमारा क्या राइट आंसर होगा, तो हमारा इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। और खाली कहेगा भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, तो हमारा राइट आंसर कन्याकुमारी। क्लियर दोस्तों, इसमें कन्फ्यूज तो नहीं होना है। जैसे हमारे भारत है, मैंने अभी बताया जो सबसे दक्षिणतम बिंदु होगा ये कन्याकुमारी, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी, लेकिन सिर्फ भारत का है तो यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप रहा होगा, तो ये वाला हो जाएगा हमारा सबसे दक्षिणतम बिंदु। आगे बात करते हैं, कहता है भारत की प्रमुख स्थलीय भूमि की लंबाई कितनी जाएगी, 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थल, ये समझ लो दोस्तों, इन तीनों को समझो, फिर मैं मैप से बताऊंगा आपको। तो यानी भारत की स्थलीय भूमि की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15,200 किलोमीटर। और आगे कहता है कि भारत की मुख्य तटीय भूमि की लंबाई कितनी हो जाएगी, 6100 किलोमीटर। और वहीं कह देता है कि द्वीपों समेत जितने भी, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सब को मिला के कितनी हो जाएगी लंबाई, 7516 किलोमीटर। तो यानी एक बार रिपीट कर लेता हूँ, भारत की प्रमुख स्थलीय भूमि की लंबाई कितना, 15,200, भारत की मुख्य तटीय भूमि की लंबाई 6100, द्वीपों समेत तटीय रेखा की लंबाई 7516, इतना किलोमीटर हो जाएगा। आइए हम मैप से समझते हैं एक बार। अभी मैंने बताया कि जो भारत की मुख्य स्थलीय भूमि, स्थल से क्या पता लगता है आपको, स्थल से यानी ज़मीन वाला हिस्सा। तो ज़मीन वाला हिस्सा कौन सा रहा होगा, देखो यहाँ तो पूरा सागर है ना, तो ज़मीन वाला कौन सा हिस्सा रहा होगा, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ज़मीन वाला हिस्सा यहाँ से रहा होगा ऐसे करके, ये रहा होगा ज़मीन वाला हिस्सा पूरा, जहाँ जहाँ तक तट बना पड़ा है, यहाँ तक ऐसे करके। तो ये कौन सा होगा, स्थल, क्या होगा, ये स्थल। तो इसकी लंबाई पूछी, स्थल की लंबाई कितनी हो जाएगी, स्थलीय लंबाई, तो स्थलीय लंबाई हमारी कितनी, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। लेकिन अब क्या कहता है, अब वो कहता है कि मुख्य तटीय भूमि की लंबाई। अब कौन सी बात करता है, तट। तो दोस्तों तट कहाँ बनता है, जहाँ समुद्री तट होगा, पानी का किनारा होगा। तो पानी का किनारा आपको ज्ञात होगा, यहाँ से गुजरात से लेके पूरा ये कौन सा तटीय इलाका है, तो तटीय भूमि की लंबाई कितनी हो जाएगी, अभी आपने बताया 6100 किलोमीटर, बिल्कुल सही बताया आपने, 6100 किलोमीटर हो जाएगा। और अगर कह देगा कि द्वीपों समेत तटीय रेखा की लंबाई, तट तो है, यानी तट तो है, लेकिन कैसा, अब इसमें द्वीप भी शामिल होंगे। द्वीप बोले तो जैसे लक्षद्वीप, यहाँ लक्षद्वीप रहा,
ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह रहा। तो इनको काउंट करके, इसको और इसको काउंट करके, इसकी भी तो चारों तरफ तट पानी से घिरे पड़े हैं, ये भी तो चारों तरफ पानी से घिरे पड़े होंगे। तो इनको, ये तटीय रेखा और यानी ये वाली तटीय रेखा और इनकी रेखा मिला के कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी हमारी 75-16 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों? 75-16 किलोमीटर हो जाएगी। तो हमारा आंसर राइट हो जाएगा 75-16। तो अब हमने पढ़ा, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्थलीय भूमि की लंबाई, स्थलीय भूमि की लंबाई कितनी? 15-200 किलोमीटर। सिर्फ तट कहेगा तो 6100 किलोमीटर। और द्वीपों समेत ये वाला भी और ये वाले भी मिला के, तट भी है और द्वीप भी है, इनको मिला के कितना? 75-16 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों? तो ये रहा हमारा स्थल और तटीय रेखा की लंबाई। आगे हम चलते हैं कि अक्षांश रेखाएं क्यों होती हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं इनको। यानी जो अक्षांश रेखाएं हैं ये क्यों होती हैं? तो ये एक पॉइंट लिखा पड़ा है, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं स्थिति जानने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखा, कि वो उत्तर की ओर है, ये पूरब की ओर है, पश्चिम की ओर है, दक्षिण की ओर है, अगर है भी तो कितना किलोमीटर है, कितनी डिस्टेंस पर है, कितनी दूरी पर है। तो ये सब कौन सी रेखाएं बताती है? लैटिट्यूड, यानी अक्षांश रेखाएं। तो हमारा जवाब क्या रहेगा कि स्थिति जानने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं। वहीं अगर हम बात करते हैं देशांतर रेखाएं, तो ये क्यों होती हैं? समय जानने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाएं, कि कितना डिग्री कितना मिनट है, कितना डिग्री कितना मिनट किस जगह का समय है, वह हमसे कितना दूर स्थित है, या फिर कितने डिग्री दूर स्थित है, उसका टाइम और हमारा टाइम के बीच कितना डिफरेंस है, ये सब दिखाता है देशांतर रेखाएं। ठीक है? तो आगे हम सारी बात करेंगे कि देशांतर कितना, कितने डिग्री बराबर कितना देशांतर, कितना डिग्री बराबर कितना अक्षांश, वो सब क्लियर करते हैं। तो अभी हमने जाना कि भाई अक्षांश रेखाएं क्यों होती हैं, वो कि काल्पनिक रेखाएं क्यों होती हैं? स्थिति जानने के लिए। और देशांतर रेखाएं क्यों होती हैं? समय जानने के लिए। समय जानने के लिए खींची गई होती हैं देशांतर रेखाएं। क्लियर दोस्तों? थोड़ा अगर आगे हम बात करते हैं तो कहता है कि अक्षांश रेखाएं, इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं अक्षांश रेखा के बारे में। तो देखिए, अगर वो कहता है हमें पता है कि कुल अक्षांश रेखाएं, यानी ऐसे करके हमारा एक वो रहा होगा, हमारा गोलार्ध है, मैं थोड़ा सा रफली बता देता हूँ, ये हमारा गोलार्ध है, इसमें भी एक होगा भूमध्य रेखा, और उससे पहले थोड़ा सा कुछ रेखाएं होंगी इस करके बहुत सारी, नीचे भी कुछ रेखाएं होंगी। तो जो ये वाली हमारी बीच वाली रेखा, ये हमारी भूमध्य रेखा। ठीक है? भूमध्य रेखा, एक क्वार्टर बोलते हैं भूमध्य, ऐसे लिखते, सिर्फ भू जानते हो। ठीक है? और ऊपर अगर हम कर्क रेखा की बात करते हैं, कर्क रेखा, कर्क रेखा कितनी होती है? 23.5 डिग्री ऊपर की ओर, 23.5 डिग्री ऊपर की ओर। और नीचे कौन सी होती है? मकर रेखा, मकर रेखा नीचे की ओर, मकर रेखा नीचे की ओर 23.5 नीचे की ओर। तो यानी ऊपर की ओर 23.5 कर्क रेखा, भूमध्य रेखा की बात कर रहा हूँ, भूमध्य रेखा से बीच की रेखा से ऊपर की ओर 23.5 कर्क रेखा, और नीचे की ओर 23.5 मकर रेखा होती है। ठीक है? ऐसे करके बहुत सारी और भी रेखाएं होंगी, बहुत सी धीरे करते 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 एक रहा होगा यहाँ नॉर्थ पोल, और नीचे एक रहा साउथ पोल। ठीक है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो यानी टोटल ऊपर की ओर कितनी होंगी? 90 होती हैं ऊपर की ओर, और नीचे की ओर होती हैं भी 90। तो 90, 90 और 90 मिला के कितना हो गया? 180। 180 तो ये हो गया। लेकिन एक बीच वाली भी रेखा है, बीच की रेखा काउंट नहीं की, क्योंकि 90 ऊपर की ओर है और 90 नीचे की ओर है। तो बीच वाली भी एक और है, तो +1। अगर टोटल अक्षांश रेखाएं बोलता है तो 181 टोटल अक्षांश हो जाएंगी। लेकिन ये रेखाएं कहाँ है? रेखाएं यानी ये वाला कुल अक्षांश की बात करता है, कुल अक्षांश तो कितना? 181। लेकिन अगर वहीं बात कर देता है सिर्फ अक्षांश रेखाएं की, रेखा, तो यानी जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ पोल हमारा, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ये तो सिर्फ एक बिंदु है, ये रेखा नहीं है। तो यानी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल हम माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 181 में से हम -2 कर देंगे तो कितना आएगा? 179, ये वाला 179। क्लियर दोस्तों? अगर कहेगा कुल अक्षांश, कुल अक्षांश की बात करता है ये वाला कुल अक्षांश, तो 181। क्लियर? कुल अक्षांश कितना? 181। लेकिन अगर वही बात करता है कुल अक्षांश रेखाएं, क्योंकि नॉर्थ पोल
और साउथ पोल, ये तो सिर्फ एक बिंदु हैं, ये ना कि रेखा हैं, तो इन दोनों को हम माइनस कर देंगे। तो 181 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 179 हमारा कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या होगी। और कुल अक्षांश बोलेंगे तो 181, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों काउंट होंगे तो 181। क्लियर दोस्तों? जैसे कि ये दे रखा है उत्तरी गोलार्ध में 90 और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90, ठीक है। और एक भूमध्य रेखा होगी, भूमध्य वो होगी 181 टोटल हैं, 181 टोटल है। और भूमध्य कौन सी रेखा है? पहली एक रेखा है सिर्फ भूमध्य, तो 181 में से पहली एक रेखा भूमध्य रेखा होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि कुछ नोट करके पॉइंट हैं, उसमें कहता है कि जो झारखंड की राजधानी कौन सी है? रांची। झारखंड की राजधानी रांची है, किस रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन कौन से हैं? गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल, अगरतला। इतना अगर कर्क रेखा को याद करने की ट्रिक बनाएं तो होती है ये वाली, मित्र पर गमछा झार। मित्र यानी अगर हम बात करें मित्र को लेके, मित्र मी से क्या हो जाएगा? मिजोरम, मी से मिजोरम। और त्र से त्रिपुरा। और ग से गुजरात, और दोबारा म से मध्य प्रदेश, एमपी मान लो शॉर्ट में एमपी। और छ से छत्तीसगढ़। और र से ऊपर लिख लेता हूँ, र से राजस्थान। प से वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। क्लियर दोस्तों? पश्चिमी बंगाल भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी टोटल कितने हमारे पास राज्य हो गए? तो राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल, इतने राज्य हमारे कर्क रेखा पर स्थित हो जाएंगे। थोड़ा मैप में दिखा देता हूँ कर्क रेखा होती कहाँ है। ऐसे करके गुजरी पड़ी है, तो यहाँ से मिजोरम और त्रिपुरा कवर हो जाएगा, यहाँ से गुजरात, यहाँ से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ से पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों ऐसे करके ये हमारी कर्क रेखा गुजरी पड़ी है, जो कि भारत के बीचों बीच, यानी भारत ऐसा लैंग्वेज देगा, भारत के बीचों बीच से होकर कौन सी रेखा गुजरी है? तो कर्क रेखा हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा? कर्क रेखा। क्लियर दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम कहता है कि अक्षांश रेखाएं की बिल्कुल समीप, जो अक्षांश रेखा है बिल्कुल समीप राजधानी कौन सी है? अक्षांश रेखा बोले तो कर्क रेखा। अक्षांश रेखा में भी कर्क रेखा में सबसे नज़दीक कौन सी शहर हैं? तो गांधीनगर, भोपाल। राजधानी भी है, गांधीनगर किसकी राजधानी है? गुजरात की। और भोपाल किसकी है? मध्य प्रदेश की। तो यानी ये दोनों जो कर्क रेखा पे बिल्कुल समीप हैं। और सबसे मेन पॉइंट क्या हो जाएगी? कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। आपको मैप में मैंने दिखाया भी था कि सबसे ज़्यादा लंबाई मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और अगर पूछ लेगा कि कर्क रेखा पूर्वोत्तर भारत के 2 राज्यों से होकर गुजरती है, उसमें से भी कौन कौन से 2 राज्य? एक तो त्रिपुरा और एक मिजोरम। यानी मित्र, त्रिपुरा और मिजोरम मित्र, ये दोनों राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। क्लियर दोस्तों? आगे हम बात करते हैं। आगे कहता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार बताइए। भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो ऐसे करके जो रेखाएं होती है मैंने बताई थी अक्षांशीय और ऐसे खड़ी हुई देशांतरीय। लैटिट्यूड होती अक्षांशीय, लैटिट्यूड लेटी हुई, और लॉन्गिट्यूड खड़ी हुई, लंबा लॉन्गी, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। ये समझिए मैप से। देखो क्या होता है, मैप में चलते हैं। चलो देखो, अगर हम मैप की बात करें तो अभी मैंने बताया 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट। तो यानी देखो ऐसे करके ये कौन सी रेखाएं हैं? आप बताओगे कौन सी? लॉन्गिट्यूड। और ये है लैटिट्यूड, लेटी हुई। लॉन्गिट्यूड खड़ी हुई, लैटिट्यूड लेटी हुई। तो ये वाली होती है अक्षांश, और ये होती है देशांतर, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो हम कहते हैं अक्षांशीय विस्तार बताओ, ऐसे वाला, ऐसे ऊपर को जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना दोस्तों। तो ऐसे करके ऊपर जाएगा। तो हम बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार। तो ये जो भूमध्य रेखा है बीच वाली, यहाँ से करके ये 0 डिग्री रहा होगा सबसे पहले। जो यहाँ पर पॉइंट है ये 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री, ऐसे फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, बढ़ते एक टाइम ऐसा आया होगा जो ये वाली रेखा है ना, यहाँ पर आया होगा 8 डिग्री 4 मिनट से, 8 डिग्री
4 मिनट। और ये डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर की ओर वाली, ऊपर की डायरेक्शन कौन सी है, उत्तरी। ये भी हमेशा ध्यान रखना। तो 8 डिग्री 4 मिनट है और वो भी कैसा, उत्तरी। और ऐसे करके ऊपर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, एक पॉइंट ऊपर ऐसे रहा होगा बिल्कुल ऊपर की ओर। तो ये वाला पॉइंट कितना रहा होगा, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी, क्योंकि उत्तर की ओर है ना। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। ये हमारा कौन सा विस्तार हो जाएगा, अक्षांशीय विस्तार। क्लियर। तो हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। क्लियर दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब हम बात करते हैं देशांतर की, ऐसे वाली, ये वाली। तो क्लियर कर लेते हैं उसको। तो देखो देशांतर विस्तार फिर वही ऐसे करके ये और ये। अब यहाँ पर ये वाली भी 0 डिग्री रहा होगा, 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ऐसे बढ़ते 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 जब ये यहाँ पर पहुँचा होगा, इस जगह पर, कलर बदल लेता हूँ, इस जगह पर पहुँचा होगा और लास्ट में यहाँ ख़त्म हुआ होगा। ये वाला पॉइंट रहा होगा कितना, छोटा सा पॉइंट, ये बीच में ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो ये वाला पॉइंट रहा होगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। अब पूर्व की दिशा की ओर है, क्योंकि ये देखो ये पूरब की दिशा की ओर है ना। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ये हमारा कौन सा विस्तार हो जाएगा, हमारा देशांतरी विस्तार। कौन सा, देशांतरीय, देशांतरी विस्तार हो जाएगा हमारा। तो हमारा देशांतरी विस्तार कितना होगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। क्लियर दोस्तों। तो ये हमारा हुआ अक्षांशीय और ये देशांतरी विस्तार। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं इसमें, जैसे दिखा रखा है कि जो विषुवत रेखा है बीच में, विषुवत रेखा को कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इक्वाटर बोलते हैं। तो इसके ऊपर 10 डिग्री और नीचे 10 डिग्री, इन दोनों के बीच के क्षेत्र को, ये वाले क्षेत्र को, यानी इसको कहते हैं हम डोलड्रम। यानी नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल 10 डिग्री के बीच का निम्न वायुदाब या डोलड्रम, निम्न वायुदाब होता है इसमें। ठीक है, इसमें हम आगे बताएंगे, इसका जब जलवायु पढ़ेंगे तो इसमें कैसे निम्न वायुदाब, कैसे उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर स्थानांतरण होता है, ये सब हम आगे जलवायु वगैरह आएगा तो उसमें हम ये सब क्लियर करेंगे। तो यानी अभी हमने पढ़ा भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देशांतरी विस्तार की बात लेके चलते हैं। तो देशांतरी विस्तार को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। देशांतरी रेखाएं लॉन्गिट्यूड। अगर हम बात करते हैं कुल देशांतर रेखाएं 3, यानी जैसे हमारा ये रहा होगा, इसमें कुछ ऐसी रेखाएं होंगी, बहुत सारी ऐसे, टोटल ये समय जानने के लिए ऐसी बहुत सारी होंगी। तो टोटल ये रेखाएं होंगी 360, 360 डिग्री, 360 डिग्री रोटेट होती है ना पृथ्वी। तो यानी वही चीज़। तो यानी 24 घंटे में, ऐसे देखो 24 घंटे में 360 डिग्री तय करते हैं। तो यानी अब हम इसको घंटे को क्या मिनट में बना देते हैं। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो 24 गुणा 60 मिनट बराबर 360। तो 1 मिनट बराबर, 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट बराबर हो जाएगा 360, दो ये यहाँ दोस्तों 24 होगा दोस्त, सॉरी, यहाँ 24 गुणा 60 हो जाएगा इसकी तरफ। तो 24 गुणा 60 करेंगे, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट निकल के आ जाता है। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी जब पृथ्वी 1 डिग्री अगर घूमेगी, 1 डिग्री भी घूम रही होगी तो उसमें 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जा रही होगी। तो यानी 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री दूरी तय कर दे रही होगी। क्लियर दोस्तों। आगे हम बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश गुजरात के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की, चलो एक बार मैप से देख लेते हैं दोस्तों। कहते हैं बार बार मैप से दिखाता है, तो दोस्तों ये याद रखना, मैप से अगर समझोगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। मैप से समझना बहुत ईजी हो जाता है। चलो मैप में ले चलता हूँ दोस्तों। अभी मैंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश कौन सा पॉइंट है इधर, और यहाँ पर कौन सा, गुजरात। तो यानी अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच ऐसे करके कितने बहुत सारे देशांतर का फ़र्क हुआ। तो लगभग ये सारा कितना देशांतर होगा, 30 डिग्री, 30 डिग्री देशांतर ये अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच 30 डिग्री देशांतर का फ़र्क है। ठीक है, 30 डिग्री मैंने बताया था। 1 डिग्री बराबर कितने मिनट, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो वैसे ही 30 डिग्री देशांतर का फ़र्क है। आ जाओ वापस चलते हैं वहाँ पर, फिर समझते हैं। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। तो यहाँ कह रहा है कि 30 डिग्री देशांतर का फ़र्क है। तो यानी 30 डिग्री गुणा हम 4 कर देंगे तो यानी 120 हावर, 120 घंटे आ जाएगा। तो यानी इससे हमें पता चलता है कि जो अरुणाचल प्रदेश होगा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच लगभग 120 मिनट दोस्त, सॉरी 120 मिनट, यानी
120 मिनट का फ़र्क है। 120 मिनट को हम घंटे में चेंज करेंगे तो बट्टे 60 कर लोगे तो यानी 6 दूनी 2 घंटे का पूरा फ़र्क पड़ जाएगा। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, जब अरुणाचल प्रदेश में मान लिया सुबह हो रहा होगा, 5 बजे सुबह हो रही होगी, तो गुजरात में 2 घंटे जोड़ लो यानी 7 बजे सुबह होगी। समझ रहे दोस्तों? 5 बजे AM में जब अरुणाचल प्रदेश में सूरज निकल आएगा तो 7 AM में गुजरात में सूरज निकल पाएगा। तो ये मैं समझाना चाह रहा था 30 डिग्री देशांतर की वजह से होता है। क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ टाइम और, यानी अरुणाचल प्रदेश में कुछ टाइम और होगा, गुजरात में कुछ टाइम और होगा, यानी अलग अलग समय होगा। तो ऐसी स्थिति से उभरने के लिए हमारा जो भारत ने एक मानक समय तय किया कि भाई ना इधर की सुनेंगे, जैसे ये पक्ष ना इधर की सुनेंगे, हम ना इधर की सुनेंगे, हम बीचों बीच की मानेंगे कि बीच में क्या चीज़ एक्चुअल में है। तो ऐसी स्थिति से उभरने के लिए भारत से बीचों बीच एक मानक समय तैयार किया। जैसे हमने अभी अक्षांशीय विस्तार देखा था, उसका हम 68 ले लेते हैं। 68 यानी देखो 68 पॉइंट, यानी अक्षांशीय विस्तार क्या था, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ये था। तो इसका ले लिया 68, इसका ले लिया 97। तो इनको मिला के क्या हुआ, देखो इनको जब हमने ये किया बट्टे 2 किया, क्योंकि बीच में यही तो होगा, जैसे ये है इसका आधा क्या होगा बट्टे 2 कर देंगे तभी बीच का। तो 68 डिग्री और 65 इसका ये आ गया, तो इसका कैलकुलेशन किया तो हमारे पास निकल के आता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये हमारा मानक समय, ना हमने यहाँ वालों की मानी ना यहाँ वालों की मानी, हमने बीच की मानी, और जो कि निकला 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यही हमारा क्या हो गया, भारत मानक समय। पूछ लेगा पूरा ये सहित बताना ऐसा करके कि भारत का मानक समय कितना है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये ज़रूर बोलना दोस्तों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं। आगे कहता है भारत का मानक समय इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी जगह से लिया गया है। जो भारत का मानक समय है इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, यूपी में, मिर्ज़ापुर के नैनी जगह से लिया गया है, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरता है। जैसे मैंने बताया था कर्क रेखा की मित्र पर गमचाछार, वैसे ही ये मानक समय का क्या है, आओ माउच, यानी आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा या उड़ीसा कहते हैं, मा से मध्य प्रदेश, ऊ से उत्तर प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़। तो ये 5 राज्य जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 राज्यों से होकर गुजरता है हमारा भारतीय मानक समय, जो कि कितना है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगर इसको हम डिफ़ाइन करें कि कैसे हुआ, तो देखो नीचे देखते हैं। तो दोस्तों हम इसको डिफ़ाइन कर लेते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम कितना है। तो जो 82.5 डिग्री ये हमारा भारत मानक समय है। इससे ये कैसे आया था, 165/2 ये आया था। तो इसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, पिछला थोड़ा हम बैक जाएंगे तो 165/1 मिनट कर सकते हैं। और 1 मिनट आपको ज्ञात था कि 1 मिनट बराबर 4 मिनट होता है, 1 डिग्री बराबर, और 165 ऑलरेडी था। तो इसको हम कैलकुलेट किया तो 330 मिनट आया। अब 330 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 300 + 30 कर सकते हैं, तभी तो 330 हो गया। अब देखो 300 मिनट को क्या कह सकते हैं, 300 मिनट का 5 घंटा, क्योंकि 300 बट्टे तुम घंटे में बदलोगे 60 तो ये आ जाएगा 5 घंटा। और 30 मिनट ऑलरेडी एक्स्ट्रा था, 30 मिनट एक्स्ट्रा था। तो अब क्या हो जाएगा हमारे पास 5 घंटे 30 मिनट, 5 घंटे 30 मिनट। इससे ये पता चलता है जो हमारा भारत है, भारत वो हमारा आगे है किससे, GMT से, और वो भी कितना 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है हमारा भारत मानक समय GMT से। दोस्तों आगे लाइन भी है, ग्रीनविच से भारत का मानक समय 5.5 घंटे आगे है। क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं। एक लाइन है, जैसे देखो दो देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं, गोरे। देखो जैसे मैंने अभी बताया था ये हमारा ये था, और इसमें बहुत सारी लाइनें थी इस करके, मैं 1-2 लाइनें खींच के दिखा देता हूँ खाली इसमें से, यानी हम 2 लाइन ले लो, एक ये वाली लाइन ले लेते हैं, एक ये वाली लाइन ले लेते हैं। इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, अलग से बनाते हैं, जैसे ये लाइन एक ये लाइन, इन दोनों के बीच की दूरी को ये वाली दूरी इसे कहेंगे गोरे। क्लियर, गोरे कहेंगे। तो यानी 2 देशांतर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, गोरे। और यही अभी बताया कि भारत का देशांतरी विस्तार कितना हो जाएगा, देशांतरीय बोले तो लॉन्गिट्यूड, खड़ी हुई, और अक्षांशीय होता है लेटी हुई। तो यानी भारत का देशांतरी विस्तार ऐसे वाला, कैसा दोस्तों, जैसे ये ऐसे ऐसे करके गया होगा, खड़ी आगे ना, यानी ये रहा होगा गुजरात और ये अरुणाचल प्रदेश। इनकी कितना हो जाएगा विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी।
जैसे हमारा भारत है, ये है ऐसे करके, हमारा भारत इस गोलार्ध में स्थित है। इस जगह मैंने बताया था, ये लाइन थी और ये लाइन थी, ये 0 डिग्री है, यहाँ पर भी 0 डिग्री है। तो हमारा यहाँ से किस दिशा में है? उत्तर पूर्वी। ये वाला ऊपर वाली उत्तर, ये है उत्तर, और ये वाली है पूर्वी। तो हमारा जो भारत है किस गोलार्ध में स्थित है? हमारा गोलार्ध उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था दोस्तों। कल हम पढ़ेंगे कि भारत के सबसे लंबी तटीय रेखा वाले राज्य कौन से हैं, सबसे कम, सबसे बड़ा, छोटा राज्य, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो में मैं ये दिखाना चाह रहा था कि कहाँ से हमारा भौगोलिक विस्तार है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, कितनी तटीय रेखा हैं, कितनी स्थलीय रेखा हैं, और हमारा समय क्या है, समय हमारा कौन सा है, जैसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऐसे हमने देखा कि गोरे किसे कहते हैं, यानी बहुत सारी चीज़ हमने आज कवर करी। 1 डिग्री बराबर कितने, 111 किलोमीटर। तो ये सारा हमने कवर किया है। तो यानी अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे जो कि आने वाला होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जल्द से जल्द आपको वीडियो प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।